गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा मानोतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना से। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बीए पार्ट थर्ड का सिलेबस है उसका जो इकोनॉमिक्स का पेपर 1 है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो टॉपिक है आरबीआई और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि आरबीआई की स्थापना कैसी हुई और इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास 1914 में चैम्बरलिन कमीशन को जाता है। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, पर इसका मुख्य उद्देश्य एक व्यापारिक बैंक का ही था, जो कि केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य जैसे सरकारी बैंकर और बैंकों के बैंक का करता था। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी इन फाइनेंस ने इस बात पर बल दिया कि केंद्रीय बैंक की अलग से स्थापना की जाए और केंद्रीय बैंक के और कार्यों जैसे नोट निर्गमन तथा विदेशी विनिमय कोष प्रबंधन को भी संपादित करें। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने सर्वप्रथम आरबीआई नाम की रिकमेंडेशन दी। आरबीआई जो एक्ट है वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में 1927 को सबसे पहले रखा गया, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के चलते हमारा जो बिल था वह पास नहीं हो पाया। इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931 ने फिर से रिकमेंडेशन दी और उसी के प्रयासों से आरबीआई बिल 1934 में पारित हुआ। आरबीआई बिल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया। तो इस तरह से जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। जो उस समय जो हमारा केंद्रीय बैंक था उसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए की थी और शुरू में जिसकी लगभग संपूर्ण पूंजी निजी हाथों में थी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे तब से एक राज्य स्वामित्व में देश का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है और इसके मुख्यतः 3 विभाग हैं: बैंकिंग, नोट निर्गम व कृषि ऋण, जो इस समय 26 हैं और 26 ही क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब हम जो हमारा आरबीआई है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण रूपों में भूमिका निभाता है। पहला, देश के केंद्रीय बैंक के रूप में। दूसरा, मौद्रिक व बैंकिंग संरचना की सर्वोच्च संस्था या अभिरक्षक के रूप में। और जो तीसरी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है वह है देश के औद्योगिक और कृषि विकास में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में ये निभाता है। तो अभी हमने आरबीआई के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि जो आरबीआई की मेजर फंक्शन है वो सबसे बड़ा जो कार्य है आरबीआई का वो क्या है, नोट इशू एजेंसी है। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, साख नियंत्रक है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक है। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, मैनेजर्स एक्सचेंज रेट एंड करेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है या उसमें हमारी जो मुद्रा है उसकी एक्सचेंज रेट को भी रेगुलेट करने का काम आरबीआई का ही है। मैनेज प्राइस स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता बनाए रखना भी आरबीआई का कार्य है। तो इस तरह से ये आरबीआई के मेजर वर्क्स दे रखे हैं। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः जो आरबीआई के कार्य हैं वो 2 कार्य करता है। वो नोट निर्गम का कार्य करता है या इससे संबंधित कार्य करता है। दूसरा, सामान्य बैंकिंग कार्य करता है। वह इन दोनों कार्यों को 2 अलग अलग विभागों द्वारा संपादित करता है। एक उसका नोट निर्गम विभाग है और दूसरा इसका बैंकिंग विभाग है। जो नोट निर्गम विभाग आरबीआई नोट निर्गम के समय समय पर समग्र मूल्यों के लिए जिम्मेदार होता है और उनके मूल्य के बराबर मूल्य की अहर संपत्तियों को कायम रखता है।
इस तरह से हमारा जो आरबीआई है उसके दो प्रमुख विभाग हैं। अब हम जो आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण काम है नोट निर्गमन, नोट इशू एजेंसी है, वह है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 रुपये से लेके जितने भी 1,000 तक के जो नोट हैं, अब 2,000 का नोट भी आने लग गया है, तो वो सभी हमारे आरबीआई द्वारा इशू होते हैं। उन पर आरबीआई के गवर्नर के ही हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह मुद्रा निर्गमन का है, यानी नोट इशू एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आरबीआई को पत्र मुद्रा निर्गम का ही बैंक कहते हैं। इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आरबीआई के पास अलग अलग निर्गम विभाग हैं। नोट निर्गम विभाग अलग से आरबीआई के पास में है और इसके अलग अलग जगह कार्यालय, अपने ऑफिसेस भी हैं या प्रिंटिंग प्रेसेस भी हैं। कहने जो अब सवाल यह आता है कि आरबीआई नोट निर्गम के लिए कौन सी पद्धति को अपनाता है। तो 1956 तक निर्गम अनुपातिक कोष प्रणाली प्रचलित थी। प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम के आधार पर हमारे यहाँ नोट निर्गम का कार्य किया जाता था, जिसके अनुसार पत्र मुद्रा के कुल मूल्य का कम से कम 40% भाग सोने या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य था और शेष 60% सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता था, या फिर किसी भी समय स्वर्ण धातु में रखी गई मात्रा 40 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। ये व्यवस्था 1956 तक हमारे यहाँ नोट निर्गम की चालू रही। 1956 के बाद नोट निर्गमन की जो व्यवस्था अपनाई गई है, जो प्रणाली अपनाई गई, वह थी न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली, मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व सिस्टम।